नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे देश की राजधानी मुंबई, भोपाल, देहरादून और राजधानी रायपुर की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से है, जहां सुशांत केस में आज एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को तलब किया गया है। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां अनलॉक 4 के तहत सितंबर के पहले सप्ताह में 6 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां कोरोना की गिरफ्त में अब नेता आ रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। तो चलिए अब इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की खबर की तरफ। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई तेजी से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। सीबीआई की जांच का शनिवार को 9वां दिन था। सीबीआई ने शनिवार को एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, सिद्धार्थ पिठानी समेत केस से जुड़े कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया और उनसे पूछताछ की। एक्ट्रेस रिया से पूछताछ का कल दूसरा दिन था। सीबीआई ने रिया को आज सुबह फिर 10 बजे तलब किया है। शनिवार को सीबीआई ने रिया से करीबन 7 घंटे पूछताछ की। खबरें हैं कि सिद्धार्थ पिठानी, मिरांडा, नीरज के सामने भी रिया से पूछताछ की गई है। रिया से सुशांत के डिप्रेशन और पैसों को लेकर पूछताछ हुई। बता दें कि सीबीआई ने रिया से कई कागजात भी मंगवाए थे। वहीं आज भी सीबीआई ने रिया को पूछताछ के लिए सुबह 10 बजे बुलाया है। सीबीआई के सवालों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। कई ऐसे एंगल हैं जिन पर पूछताछ होनी बाकी है। बता दें कि शुक्रवार को रिया से सीबीआई ने 10 घंटे पूछताछ की थी। इस पूछताछ में सीबीआई ने रिया और सुशांत के रिश्तों को लेकर सवाल किए थे। बता ये भी दें कि सिद्धार्थ पिठानी से भी कल पूछताछ हुई थी। सीबीआई से सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि प्रियंका और रिया के बीच झगड़ा हुआ था। पवना डैम फार्म हाउस पिकनिक के दौरान ये झगड़ा हुआ था। उस वक्त सुशांत ने रिया का साथ दिया था। इससे प्रियंका और उनके पति नाराज भी हुए थे। रिया और प्रियंका के बीच किस वजह से झगड़ा हुआ, इस बारे में सिद्धार्थ ने कुछ नहीं बताया। साथ ही सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि सैमुअल ने उन्हें बताया था कि रिया सुशांत के कार्ड के जरिए काफी शॉपिंग किया करती थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। क्या कुछ अपडेट एसएसआर केस को आज मिल रही है? देखिए, सीबीआई जो है लगातार दूसरे दिन अब तक जांच की है रिया चक्रवर्ती को लेकर। वहीं आपको बता दें कि उनके भाई शौविक से 5वें दिन की पूछताछ हो चुकी है। नीरज की बात करते 7वें दिन की पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में उनके कुक की बात किया तो कुक से भी 5वें दिन की पूछताछ हो गई है। वहीं शैमुअल मिरांडा से चौथे बार पूछताछ हो गई है। लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को आज फिर से सीबीआई ने तलब किया है, तो जाहिर सी बात है लगातार 17 घंटे की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने अब तक जितने खुलासे किए हैं उनके दस्तावेजों की भी जांच सीबीआई लगातार परत दर परत करते जा रही है। ऐसे में एक बार फिर से आज सुबह 10 बजे के करीब रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया है। और जिस तरह से कल 7 घंटे की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सभी को एक साथ सीबीआई छोड़ दी थी और दोनों भाई बहन जो है एक साथ जो है अपने घर की तरफ रुख किए थे। ऐसे में बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है लगातार सीबीआई के सवालों के जवाब देती हुई नजर आ रही है। वहीं जिस तरह से आज जो है, सबसे पहले मैं आपको 2 दिन की पूछताछ के बारे में बता दें कि 2 दिन लगातार जो पूछताछ हुए थे उनमें सबसे पहले दिन था जो रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच के संबंधों को लेकर पूछताछ की गई। दूसरे दिन लगातार रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच जिस तरह से झगड़े हुए थे, खास करके 8 जून से लेकर 14 तारीख तक जिस तरह से तमाम जो विवाद उत्पन्न हुए थे उसको लेकर हार्ड डिस्क की बात किया जाए या फिर झगड़े की बात की जाए, झगड़े को किस एंगल से देखा जाए, वो सारी चीजें जो है सीबीआई जो है लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई से ये बताया है सीबीआई को पूछताछ के दौरान कि प्रियंका, जो कि बहन है सुशांत सिंह राजपूत की, उनके साथ किसी तरह का झगड़ा हुआ था। रिया चक्रवर्ती का किसी पिकनिक के दौरान ये झगड़ा हुआ था। देखिए, ये बात तो रिया चक्रवर्ती ने भी सीबीआई को बताई है। हालांकि शैमुअल मिरांडा के अलावा सिद्धार्थ पिठानी ने भी तमाम खुलासे किया है कि 8 तारीख के पहले की, अगर 8 तारीख के बीच की बात की जाए तो एक दिन ऐसा था जब रिया चक्रवर्ती, सुशांत और जो है उनकी बहन नीतू जो है एक ट्रिप पे गई थी। ट्रिप के दौरान ने काफी जद्दोजहद भी हुई थी। उस दौरान नीतू ने जो है
रिया चक्रवर्ती के साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। उस दौरान उन्होंने शिकायत की थी। उसको लेकर सुशांत ने अपनी बहन का ही पक्ष लिया था। ये भी एक नाराजगी थी। दूसरे को लेकर जिस तरह से सिद्धार्थ ने 8 जून को जो है उनको बोला था कि आप घर चले जाइए, मेरी बहन आने वाली है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं रिया के मन में एक नाराजगी थी। रिया का कहना था कि हमने इतने सालों से उनके साथ रही है, उनके सुख दुख में हमदर्द बनी रही हूं, उसके बावजूद वो अगर मुझे इस तरह से बोलते हैं तो मुझे जाहिर सी बात थोड़ी सी ठेस पहुंची है। उसको लेकर भी एक एंगल मिल रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह से 8 जून को रिया चक्रवर्ती के जाने के बाद जो है इस तरह की जानकारी में रिया चक्रवर्ती ने हार्ड डिस्क कंप्यूटर से उनके हार्ड डिस्क की तमाम वो ड्राइव निकालकर नष्ट करने की बात कही जा रही है। वही दूसरी बार है रिया चक्रवर्ती के घर छोड़ने के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का कभी हाल चाल नहीं लिया, इस तरह की भी जानकारी। हालांकि सुशांत ने रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक को फोन करके रिया चक्रवर्ती के बारे में जानकारी जरूर ली थी। ये तमाम चीजें हैं जो बताती है कि रिया चक्रवर्ती कहीं न कहीं सुशांत से काफी खफा थी। इसको लेकर भी सीबीआई जो है एक एंगल मानकर जो जांच कर रही है। बिल्कुल, और ड्रग्स एंगल को लेकर अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सत्य प्रकाश? देखिए, प्राथमिक तौर पर जो है ईडी और सीबीआई दोनों जो है इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से बताया रहा है कि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है मुंबई में दाखिल हो चुका है। ऐसे में कभी भी नारकोटिक विभाग जो है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकता है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई लगातार अपने सवालों को घेरे में रिया को अभी बांध रखी है, ऐसे में नारकोटिक्स के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती के जाना नामुमकिन है। क्योंकि क्या है, एक प्रोसीजर के थ्रू होता है कि जब तक एक एजेंसी किसी से पूछताछ करती है तब तक दूसरी एजेंसी को जो है किसी भी आरोपी या शख्स को जो है हैंडओवर नहीं किया जाता है। अगर इस पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो जाती है सीबीआई के द्वारा, तो एनसीबी को जो है कोर्ट का रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के जरिए ही रिया चक्रवर्ती को जो पूछताछ के लिए दी जा सकती है। बिल्कुल, और ये भी जानकारी मिली है कि सैमुअल ने ये बताया है कि सुशांत के कार्ड पर रिया चक्रवर्ती काफी ज्यादा शॉपिंग किया करती थी, जबकि रिया चक्रवर्ती ने अपने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये साफ तौर पर कहा कि मैं उनके पैसे पर नहीं जीती थी। देखिए पल्लवी, ये बातें जो है खुद रिया चक्रवर्ती भी कह चुकी है और सिद्धार्थ पिठानी के अलावा सैमुअल ने भी कहा, उनके नौकरों ने भी कहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत का क्रेडिट कार्ड यूज करती थी, खास करके शॉपिंग के दौरान। ऐसे में जिस तरह से कल ट्रोल हुआ था और सुशांत की बहन ने भी ट्वीट किया था कि रिया चक्रवर्ती कहती उनके पैसे पर नहीं जीती है, तो 17,000 की जो कीमत है और जो रेंट देने की बात कर रही है वो कहां से दे पा रही है या कहां से देंगी। दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती लगातार इस पर जवाब दे रही थी कि वो सुशांत के पैसे पर नहीं जी रही है। लेकिन जिस तरह से तमाम जो है कमोडिया ने खुलासा किया है, उनके जो बैंक अकाउंट के विश्लेषक है उन्होंने जो खुलासा किया उसमें बताया गया कि करीब 17 लाख रुपए 10 महीने में रिया चक्रवर्ती के नाम पे खर्चा किया गया। वहीं उनके भाई सौविक के ऊपर भी खर्चा किया गया जो सुशांत के अकाउंट से गया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रिया जो है पूरे मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रिया धीरे धीरे फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम सवाल जो है सीबीआई ने पूछे हैं और तमाम सवालों के जवाब जो है सैमुअल मिरांडा की बात किया जाए या सिद्धार्थ की बात किया जाए, नीरज की बात किया जाए या दीपेश की बात कर, सब लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है। यही वजह है कि आज तीसरा दिन जो है रिया चक्रवर्ती को तलब किया है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से तमाम सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती घिरती जा रही है, मुश्किल उनकी तो तकलीफें बढ़ने वाली है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, और इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवा सकती है। कितनी सच्चाई है इन तमाम दावों में? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सीबीआई तैयार है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अभी जिस तरह से जानकारी है कि एक प्रोसीजर होता है, कोर्ट से जाकर और मजिस्ट्रेट के सामने इस तरह का लिखित जो है ऑर्डर मांगना पड़ेगा, उसके बाद जो है पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। हालांकि रिया चक्रवर्ती बार बार कर रही है कि हमारा ब्लड सैंपल हम देने के लिए तैयार, हमारी जांच करवा ली जाए। लेकिन जाहिर सी बात है रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं ये गुमराह करने की बात कर रही है, क्योंकि जब उनको पता है कि ब्लड सैंपल लेंगे तो जांच में आ जाएगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती ये भी जानती है तो अगर उन्होंने 1 महीना पहले या काफी दिन पहले अगर ड्रग्स लिया होगा तो शायद उसमें नहीं आएगा। तो तमाम चीजें जो सामने है, हालांकि अगर जानकारों के मानो तो अगर रिया चक्रवर्ती इस मौत में, इस हत्या या आत्महत्या की कड़ी में जुड़ी हुई है, तो जाहिर सी बात है कुछ दिन पहले या उन्होंने किसी से जरूर राय ली होगी कि किस तरह के पूरे जो कार्यक्रम को या
इस घटना को अंजाम देना होगा, तो रिया चक्रवर्ती पहले ही अलर्ट होंगी कि इस तरह से जांच हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, रिया चक्रवर्ती अगर इसमें शामिल होंगी तो पहले से उनकी तैयारी होगी। यही वजह कि रिया चक्रवर्ती कभी मुस्कुराते हुए, कभी नम आंखों से और कभी खुशी चेहरे से जो है इस तरह के सीबीआई को जवाब देती हुई नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और शौविक चक्रवर्ती से किस एंगल को लेकर पूछताछ की जा रही है सत्य प्रकाश? क्या सिर्फ पैसों के लेन देन को लेकर शौविक चक्रवर्ती इस समय शिकंजे में हैं? देखिए, शौविक के ऊपर भी तमाम सवाल है। सबसे पहली बात यह है कि यूरोप ट्रिप में जब शौविक गए थे, सुशांत और रिया चक्रवर्ती गए थी, तो उस वक्त जो है शौविक का जाना क्या जरूरी था, क्या वजह थी शौविक को साथ में लेके गई। दूसरा सवाल है कि रिया चक्रवर्ती जब सुशांत के साथ रहे थे उस वक्त शौविक को वहां आना जाना क्यों लगा रहता था। तीसरी बात है कि लगातार जब सुशांत बीमार रहते तो शौविक दवा भी लाता था और उनकी देखभाल भी करने के लिए रिया चक्रवर्ती उसको कहीं आसपास भेजती थी। तो तमाम चीजें हैं जो शौविक के मिला जुला हुआ है। दूसरी तरफ जिस तरह से अकाउंट डिटेल खंगालने के बाद ये जानकारी मिली कि शौविक के ऊपर भी तमाम पैसे खर्चे किए गए। हालांकि रिया चक्रवर्ती ये कहती है कि शौविक भी सुशांत की एक कंपनी का तीसरा पार्टनर था, जिसमें 33 हजार तीनों लोगों ने शेयर किया था। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन सीबीआई के पास कितने दस्तावेज है, कितने पुख्ता सबूत है, इसको लेकर जब सीबीआई जांच करेगी तो पता लग पाएगा कि आखिर शौविक का क्या रोल है और किन परिस्थितियों में वो रिया चक्रवर्ती के साथ में रहे हैं। बिल्कुल, और नारकोटिक्स विभाग की जो कार्रवाई है वो कितने आगे तक पहुंची है? क्योंकि कल तक ये जानकारी मिल रही थी कि नारकोटिक्स विभाग 3 लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है, 3 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है एनसीबी ने। तो अभी क्या जानकारी मिल रही है, कब तक उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए पल्लवी, नारकोटिक विभाग लगातार अपना काम कर रही है, लेकिन अगर बात करें रिया चक्रवर्ती की, तो रिया चक्रवर्ती शौविक के साथ जो है नारकोटिक विभाग अभी पूछताछ नहीं कर रही है, नहीं कर पाएगी। उसका रीजन यह है कि प्रोसीजर ऐसा होता है कि जब किसी सुरक्षा जांच एजेंसी को किसी से पूछताछ करनी हो तो कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है। हालांकि सीबीआई अभी लगातार अपने सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती को बांध रखी है। जब तक सीबीआई संतुष्ट नहीं हो जाती रिया चक्रवर्ती से, या सीबीआई यह लिख के नहीं दे देती कि अब रिया चक्रवर्ती को हमको पूछताछ की जरूरत नहीं है, उसके बाद एनसीबी जो है पूछताछ के लिए ले जा सकती है, लेकिन उसके पहले नहीं ले जा सकती है। लेकिन जिस तरह से कल ड्रग्स एंगल को लेकर सीबीआई एनसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, ऐसे बताया जा रहा है कि वो वही शख्स है जो रिया चक्रवर्ती से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। तीसरी बात, 31 को गौरव खत्री से जो है पूछताछ के लिए सम्मन दे दिया गया है, जो इस समय जो है गोवा में अपने होटलियर को अंजाम देता है। तो जाहिर सी बात है, जब गौरव आएंगे और किस तरह से चैट में गौरव का नाम था और शाह का नाम था, वो तमाम चीजें खुलकर सामने आएगी। फिलहाल जो है एनसीबी ड्रग्स एंगल से उन शख्स को लिंक जोड़ने की कोशिश कर रही है जो कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीबीआई की जांच का शनिवार को 9वां दिन था और आज 10वां दिन है। सीबीआई ने शनिवार को एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, सिद्धार्थ पठानी समेत केस से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की। एक्ट्रेस रिया से पूछताछ का कल दूसरा दिन था। सीबीआई ने रिया को आज फिर सुबह 10 बजे तलब किया है। शनिवार को सीबीआई ने रिया से करीबन 7 घंटे पूछताछ की। खबरें हैं कि सिद्धार्थ पठानी, मिरांडा, नीरज के सामने भी रिया से पूछताछ हुई है। रिया से सुशांत के डिप्रेशन और पैसों को लेकर ये पूछताछ की गई है। बता दें कि सीबीआई ने रिया से कई कागजात भी मंगवाए थे। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। लॉकडाउन के 5 महीने बाद सितंबर के प्रथम सप्ताह से इंदौर रेलवे स्टेशन से 6 स्पेशल यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है। पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल ने गुरुवार को मुंबई स्थित मुख्यालय को सप्ताह में 2 दिन इंदौर पटना एक्सप्रेस, इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस, इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस, इंदौर बेरावल और महू इंदौर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव भेजा है। रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता के मुताबिक मध्य प्रदेश के अलावा जिन अन्य 2 राज्यों के लिए ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, वहां से अनुमति मिलने के बाद ही ट्रेनों का संचालन शुरू हो पाएगा। ट्रेनें चलाने की तैयारी हमारी तरफ से पूरी है। इन ट्रेनों में पहले की तरह ही अन्य श्रेणियों के कोच होंगे। इनमें अनारक्षित श्रेणी के कोच को भी आरक्षित कोच के रूप में चलाया जाएगा। ट्रेनों की बुकिंग घोषणा के 2 से 3 दिन पहले शुरू होगी। शुक्रवार को पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधन विनीत गुप्ता ने शुक्रवार को ऑनलाइन प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों के एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को कंबल और कपड़े की चादर नहीं मिलेगी। यात्रियों को डिस्पोजेबल चादर खरीदनी होगी। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर लिनन कियोस्क खोला जाएगा।
तो लॉकडाउन के 5 महीने बाद सितंबर के प्रथम सप्ताह से इंदौर रेलवे स्टेशन से 6 स्पेशल यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है। पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल ने गुरुवार को मुंबई स्थित मुख्यालय को सप्ताह में 2 दिन इंदौर पटना एक्सप्रेस, इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस, इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस, इंदौर बेरावल और इंदौर महू इंदौर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव भेजा है। रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता के मुताबिक मध्य प्रदेश के अलावा जिन अन्य 2 राज्यों के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाना है, वहां से अनुमति मिलने के बाद ही ट्रेनों का संचालन शुरू हो पाएगा। ट्रेनें चलाने की तैयारी हमारी तरफ से पूरी है। इन ट्रेनों में पहले की तरह ही अन्य श्रेणियों के कोच होंगे। इनमें अनारक्षित श्रेणी के कोच को भी आरक्षित कोच के रूप में चलाया जाएगा। ट्रेनों की बुकिंग घोषणा 2 से 3 दिन पहले शुरू हो जाएगी। शुक्रवार को पश्चिम रेलवे के मंडल रेल प्रबंधन विनीत गुप्ता ने शुक्रवार को ऑनलाइन प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों के एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को कंबल और कपड़े की चादर नहीं मिल सकेगी। यात्रियों को डिस्पोजेबल चादर खरीदनी होगी। इसके लिए प्लेटफॉर्म पर लिनन कियोस्क को खोला जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गणेश तिवारी हमारे संवाददाता लाइव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बताया जा रहा है कि कुछ स्पेशल ट्रेनों को चलाने की तैयारी शुरू की जा रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि हम आपको बता दें, इंदौर से करीब 6 ट्रेनों का संचालन जल्द ही शुरू होने वाला है। करीब 5 महीने के लॉकडाउन के पश्चात तक 6 ट्रेनों का इंदौर रेलवे प्रशासन तैयारी कर रहा है, जिसके लिए पूरी तरह से मुंबई मुख्यालय पर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हम अगर बात करें ट्रेनों का, 6 ट्रेनों जो हैं वो इंदौर से गांधीनगर, इंदौर से गांधीधाम, इंदौर पटना एक्सप्रेस, इंदौर महू एंड भोपाल एक्सप्रेस और इंदौर बेनावल एक्सप्रेस, इन ट्रेनों का संचालन जल्द इंदौर रेलवे प्रशासन करने जा रहा है। परंतु चूंकि 2 राज्यों के बीच का गठबंधन की बात होती है, ट्रेनों का आवागमन 2 राज्यों के मध्यम होना है, इस वजह से अगर अन्य राज्य की वजह से जब स्वीकृत आएगी तो यहाँ से जल्द इंदौर रेलवे प्रशासन ट्रेनों का संचालन शुरू कर देगा। बिल्कुल गणेश, और ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि किस तरह से इंदौर रेलवे स्टेशन पर तमाम सुविधाएं रखी जाएंगी। रेलों में क्या कुछ विशेष, ट्रेन में क्या कुछ विशेष सुविधा होगी, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि कंबल और चादर नहीं मिलेंगे यात्रियों को, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, सबसे पहली चीज तो जो ट्रेन में अनारक्षित डिब्बे होते थे उन्हें हटाया जा चुका है और जो डिब्बे हैं वो आरक्षित कर दिए गए हैं। आरक्षित डिब्बों और अन्य ट्रेनों में कोचों की तरह ही होंगे। साथ ही जो ट्रेनों में किसी तरह का आपको कंबल चादर आपको घर से लाने की स्वीकृत नहीं होगी। आपको एक डिस्पोजल के तौर पर यहाँ से रेलवे स्टेशन से ही खरीदना होगा, जिसके हर जगह पर कियोस्क सेंटर लगाएंगे, जिसकी अलग अलग कीमत और दर तय की जा चुकी है। बिल्कुल, और कंबल के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था की गई है या फिर एक फिक्स टेम्परेचर कर दिया जाएगा ट्रेनों का? जैसा कि अभी कुछ ट्रेन चल भी रही हैं उनमें फिक्स टेम्परेचर ही देखने को मिल रहा है, तो ऐसा ही इंदौर रेलवे प्रशासन करने वाला है। जी, कंबल का वितरण किया जाएगा। कंबल जो है आपको लेना होगा, जिसकी कीमत तय की गई है 100 रुपए से 150 रुपए। आपको कंबल, तकिया और अन्य जो सैनिटाइजर चीजें होती है, मास्क हो गए, सारी चीजों की व्यवस्था रेलवे प्रशासन ने की है। बस कंडीशन यही रहेगी कि आपको वहां पे डिस्पोजल के तौर पर इसे खरीदना होगा। बिल्कुल गणेश, ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जब कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है और अभी तो रिकॉर्ड मामले देश में सामने आ रहे हैं, ऐसे में इंदौर रेलवे प्रशासन के द्वारा ये फैसला लेना कि हम 6 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे, इसके पीछे क्या कुछ वजह मानी जा सकती है? क्या वाकई में रेलवे जो है वो घाटे में जा रहा है या फिर यात्रियों को सुविधा देने के लिए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है? देखिए, रेलवे घाटे पर तो ठीक है जो है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि लोग 5 महीने से अपने घरों पे अभी तक कैद थे और उनके पास रोजगार और अन्य चीजों की अव्यवस्था थी। तो सीधी सी बात है, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, काम की तलाश के लिए आने जाने में तकलीफें हो रही हैं, जिसकी वजह से कैबिनेट मंत्रालय पे और राज्यसभा में कई सारे निर्णय हुए और मुख्यमंत्री ने भी इस चीज पर गंभीर से निर्णय लेने के पश्चात ही ये ऐसा जो है एक्शन लिया गया है और जल्द जो है ट्रेनों को संचालन करने का निर्णय लिया गया है। और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करवाएगी सरकार? अगर हम राज्य सरकार की बात करें, इतना अहम फैसला ले तो लिया गया है, लेकिन किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? कैसे ये ध्यान रखा जाएगा कि वाकई में जितने भी यात्री हैं वो सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं? सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग के ख्याल के रखने के लिए कोई भी टिकट काउंटर से नहीं मिलेगा, सारी टिकट आपको ऑनलाइन लेनी होगी। साथ ही ऑनलाइन लेने के पश्चात सोशल डिस्टेंसिंग लाइनिंग क्यू के माध्यम से ट्रेन के कोच पे आपको आने की एंट्री होगी।
इसके बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है, जो ट्रेन में डिब्बे हैं, जितने सीटें हैं आरक्षित हैं, उतनी सीटों पर ही लोग बैठेंगे। तो इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही जो अन्य चीजें हैं, सैनिटाइजर और मास्क है, उनका भी वितरण किया जाएगा, ताकि जो कोरोना का संक्रमण है, आने जाने आवागमन करने वाले यात्रियों पर इसका असर ना पड़े। बिल्कुल गणेश, देखिए आमतौर पर हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर छोटे छोटे कियोस्क खुले होते हैं खाने पीने की सामग्रियों को लेकर। क्या जी। अभी उन्हें खोला जाएगा? जब इन 6 ट्रेनों का संचालन शुरू होगा तो क्या उनको भी खोला जाएगा या अभी वो बंद ही रहेंगी? अगर हम खाने पीने की ऐसे छोटे छोटे दुकानों की अगर बात करें, तो अभी रेलवे प्रशासन ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि अभी सिर्फ रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के आवागमन एवं संचालन के लिए ही निर्णय लिया है। और किसी जो तरह से कोई ट्रेनें दुकान चल है खाने रही है गणेश, जो ट्रेनें चल रही हैं, जैसा कि अगर हम बात करें इंदौर पटना एक्सप्रेस की, जो इंदौर से निकलेगी और पटना जाएगी, इस बीच में जी। क्या बीच में कोई स्टेशन होगा, कोई स्टॉपेज होगा या फिर नॉन स्टॉप ये ट्रेनें चलनी है? अभी जो निर्णय लिया गया है, अभी कोई स्टॉपेज के लिए नहीं लिया गया है। जो ट्रेनें हैं सिर्फ डायरेक्ट एक स्थान से दूसरे राज्य पे, जैसे अगर इंदौर से ट्रेन प्रस्थान करेगी तो वो डायरेक्ट पटना ही ट्रेन जाएगी। तो इस तरह से जो बीच में स्टॉपेज है, वो अभी किसी तरह से अभी रेलवे प्रशासन ने इस पर निर्णय नहीं लिया है। और जो ट्रेन टिकट्स हैं, वो भी ट्रेन संचालन होने के 2 दिन पहले ही वितरित किए जाएंगे। और ऑनलाइन ही उनकी बुकिंग होगी। अब कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग ऑनलाइन बुकिंग करना नहीं जानते हैं, ऐसे में उन्हें जी। असुविधा होती है, तो क्या इसके लिए किसी तरह की कोई अतिरिक्त व्यवस्था की गई है? अतिरिक्त व्यवस्था के लिए अगर ऐसी कोई अव्यवस्था होती है, तो रेलवे संचालन ने टिकट काउंटर देने के लिए भी तैयारी कर रखी है। हालांकि इस पे अभी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन रेलवे प्रशासन ने अगर किसी यात्री को ऑनलाइन टिकट लेने में अव्यवस्था होती है और उसे कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो रेलवे प्रशासन ने टिकट काउंटर पर भी संचालन करने की पूरी तैयारी कर चुका है। बिल्कुल गणेश, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि यात्रियों को डिस्पोजेबल चादर खरीदनी होगी, ये किस तरह की चादर होगी? डिस्पोजल चादरें में अलग अलग कैटेगरी लिया गया है, जिसमें कई सैनिटाइजर हो गए और मास्क हो गए, साथ ही कंबल हो गया, तकिया हो गया, सभी का अलग अलग रेट तय किया गया है। डिस्पोजल चादरें यूज एंड थ्रो रहेंगे, जो कि आप यूज करेंगे उसके बाद दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ आपके जर्नी, आप जिस एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, वहां तक के लिए आपके यूजेबल रहेगा। बिल्कुल, और ये तमाम जो जानकारी है यात्रियों को देने के लिए, क्या जिस तरह से प्रेस वार्ता की गई है, आगे भी कुछ किया जाएगा? कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी जानकारी नहीं है और वो वाकई में आवागमन करना चाहते हैं, तो ऐसे में किस तरह की जानकारी इंदौर की जनता को पहुंचाई जाएगी? जी, निश्चित तौर पे अभी जो मुंबई मुख्यालय से राजीव गुप्ता जी हैं, उन्होंने शुक्रवार को ही प्रेस वार्ता की थी। आगामी प्रेस वार्ता अभी सोमवार को फिर रखी गई है। इस पर पूरी निर्णय लिया जाएगा कि किस तरह से अगर कोई किसी को ट्रेन टिकट खरीदने में या किसी अन्य तरीके की अव्यवस्था होती है, तो उसको किस तरह से ख्याल रख के हम सोशल डिस्टेंसिंग को भी ख्याल रखें और लोगों को आवागमन में यात्रा उनकी सुगम रहे, उनको दिक्कत न हो, इस पर भी अभी निर्णय लिया जाएगा। गणेश, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, क्या अभी टिकट्स के जो दाम है उनमें वृद्धि की गई है या फिर प्लेटफॉर्म टिकट अगर हम बात करें तो कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट पर जो दाम है वो बढ़ा दिए हैं, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था भी की गई है? पहली चीज तो अभी इंदौर रेलवे स्टेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी अन्य यात्रियों को आने की अनुमति नहीं रहेगी। जिन्हें सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, उन्हें ही रेलवे स्टेशन पर आना होगा। तो इसलिए अभी प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि जो टिकट दर है अभी वह भी तय नहीं की गई है। यह देखने वाली बात है कि जो पुराने रेट दर थे वही रहेंगे या फिर नए रेट दर सामने आते हैं। बिल्कुल, और जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी गणेश, क्या अभी उनका संचालन सुचारू रूप से जारी है? श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है, मैं आपको बता दूं, इंदौर से अभी कोई ऐसी स्पेशल ट्रेन नहीं चल रही है। जो श्रमिक ट्रेन थी वो भोपाल से निकल रही थी। हालांकि वो अभी जो संचालन उसका है बंद है और इंदौर से अभी किसी तरह की कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। करीब 5 महीने बाद अनलॉकडाउन के पहले बीच में एक बार श्रमिक ट्रेन जरूर चलाई गई थी। उसके पश्चात अब जो जाकर 6 ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया, वो ट्रेनें चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लॉकडाउन के 5 महीने बाद सितंबर के प्रथम सप्ताह से इंदौर रेलवे स्टेशन से 6 स्पेशल यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है। पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल ने गुरुवार को मुंबई स्थित मुख्यालय को सप्ताह में 2 दिन इंदौर पटना एक्सप्रेस, इंदौर गांधी धाम एक्सप्रेस, इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस, इंदौर बैरावल और महू इंदौर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव भेजा है। रतलाम रेल मंडल के डीआरएम विनीत गुप्ता के मुताबिक मध्य प्रदेश के अलावा जिन अन्य 2 राज्यों के लिए ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, वहां से अनुमति मिलने के बाद ही ट्रेनों का संचालन शुरू हो पाएगा।
राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ओर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अब राज्य में कोरोना के केस 18,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। राज्य में जहां एक तरफ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद 4 दिन के लिए क्वारंटीन में चले गए हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लिहाजा अब राजनेताओं में भी कोरोना का कहर जारी है। उत्तराखंड में तकरीबन एक दिन में 400 से 500 कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ उपचार में जुटा हुआ है। बता दें कि राज्य में अब तक 250 लोगों की मौत हो चुकी है और 12,500 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन रोज बढ़ रहे मामलों ने प्रदेश की चिंता जरूर बढ़ा दी है। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अब राज्य में कोरोना के केस 18,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। राज्य में जहां एक तरफ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 दिन के लिए क्वारंटीन में चले गए हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हमारे संवाददाता प्रतीक पाठक लाइव इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रतीक, लगातार उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस बीच में तमाम नेता भी अब कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, पूरी जानकारी। बिल्कुल परवीन, बताना चाहूंगा लगातार कोरोना का आंकड़ा उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है और ये आंकड़ा अब तकरीबन 18,000 पार कर चुका है। फिलहाल राजनेताओं की अगर बात करें, जहां आम लोगों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तो वही अब राजनेताओं में भी इसका संक्रमण फैलता नजर आ रहा है। जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस आवास में कोरोना ने दस्तक दी है, तो वही अब बंशीधर भगत जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनको भी कोरोना की जद ले लिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, उनके बेटे को जहां पर कोरोना हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया, जिसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हुए। जिसके बाद उन्होंने एक तरह से ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी और बताया कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो कृपया कोरोना टेस्ट कराएं। और हालांकि जिस तरीके से अगर देखा जाए, तो प्रदेश के हालात अब दिन पे दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। कल अगर बीते दिनों की मैं अगर बात करूं, तो बीती रात तक 600 से ज्यादा का आंकड़ा कोरोना का पहुंचा है, जिसमें तकरीबन एक दिन के अंदर 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में चिंताजनक है। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है इस पर कि बीजेपी सरकार ने लापरवाही बरती है, जिसके चलते ये कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सतर्कता के तौर पर सरकार बात करती नजर आ रही है कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, लगातार उनको तैनात किया गया है, चाहे डॉक्टर्स की तैनाती हो, तमाम तरह की जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं बेहद नाकामी के साथ दिखते नजर आ रहे हैं ये प्रयास। और लगातार जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तो लोगों में दहशत का माहौल भी है। पल्लवी जी,
बिल्कुल प्रतीक, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह के आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने लापरवाही बरती है, मैं जानना चाहूंगी किस तरह की लापरवाही उत्तराखंड सरकार के द्वारा बरती गई है, क्योंकि हमने देखा कि लॉकडाउन भी लगाया गया और लोग खुद भी काफी जागरूक हैं। अगर हम उत्तराखंड के निवासियों की बात करें, जो गाँव है, गाँव के लोगों ने खुद ही अपनी सीमाओं को सील कर लिया है, तमाम तरह की जो सतर्कता है वो बरती गई है। बावजूद इसके उत्तराखंड में इस ग्राफ को बढ़ने का क्या कारण माना जा सकता है? बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा जिस तरीके से मार्च के बाद से जब लॉकडाउन चालू हुआ तो काफी सख्ती बरती गई। प्रदेश में सरकार ने लगातार प्रयास करने का काम किया है, चाहे फिर बॉर्डरों का काम हो, चाहे उत्तर प्रदेश के जो लगे हुए बॉर्डर है उन पर लगातार पुलिस बल तैनात किया गया था और चेकिंग का दौर भी था। सोशल डिस्टेंस के पालन के साथ साथ जिस तरीके से जो पालन करने के लिए सरकार ने किया था, तो उसको मैं कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई। आम जनता के साथ सरकार ने जो प्रवासियों के लेकर जो व्यवस्थाएं की गई थी वो कहीं ना कहीं नाकाफी रही है। अगर मैं दूसरे क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, वहां पर डॉक्टरों की तैनाती काफी देर से हुई है, जिसके चलते ये कोरोना के मरीज बढ़े हैं। टेस्टिंग की क्षमता अगर सरकार पहले से बढ़ा दी गई होती, क्योंकि कांग्रेस लगातार अब ये आरोप लगा रही है कि अगर टेस्टिंग की क्षमता अगर लगातार बड़ी होती तो काश ये मरीज इतने बड़ी संख्या में नहीं होते, क्योंकि पहले जिस तरीके से 2 महीने के अंदर जो संख्याएं बढ़ी है तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही भी देखने को मिली। आम जनता सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नहीं देखी है। मास्क का प्रयोग जिस तरह से होना चाहिए था वो मास्क का प्रयोग नहीं है। सख्ती के साथ अगर देखा जाए तो अभी जो सरकारें लगातार जो काम कर रही थी उसमें जो सख्ती बरती गई, वो सख्ती अगर पहले से ही की जाती होती तो इतना वक्त ना होता, ना इतनी बड़ी संख्या में मरीज बढ़ रहे होते। लेकिन हालांकि अब राजनेताओं में भी ये लापरवाही देखने को मिली। तरह तरह से जो मीटिंग लगातार की जा रही है उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ जा रहा है। जहां पर कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है कि उनके पदाधिकारियों पर लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जब वो सड़कों पर एक तरह से जब सरकार के खिलाफ बोलने के लिए निकलते तो उन पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं कोरोना को लेकर, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस के पालन को लेकर। लेकिन अब जब उनके ही राजनेता इन लापरवाही लगातार कर रहे हैं, बंशीधर भगत ने अभी कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग की थी जिसमें तमाम तरह की लापरवाही देखी गई थी। बहुत सारे मीडिया कर्मी के साथ साथ उनके राजनेता और पदाधिकारी भी मौजूद थे जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे थे। हाल फिलहाल जिस तरीके से जो कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार जो बढ़ रहे हैं, अब सतर्कता के तौर पर सरकार ये कहती फिर रही है कि सोशल डिस्टेंस के पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, लगाएं, बड़ी संख्या में लोग खड़े ना हो। लेकिन जब उनकी ही पदाधिकारी लापरवाही करेंगे तो उस पर कांग्रेस लगातार अब प्रहार करती हुई नजर आ रही है। लापरवाही के तौर पर देखा जाए, जैसे कि कल 11 मौतें जो लगातार हुई हैं उसमें क्वारंटाइन सेंटरों में भी लापरवाही देखने को मिल रही। तमाम तरह से खबरें सामने आ रही जिसमें लोग आत्महत्या भी करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उपचार की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को संजीदगी के साथ काम करना होगा, जिससे कि जो लगातार जो संख्याएं बढ़ रही, जो मौतें हो रही, उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लग सके। जी बिल्कुल प्रतीक, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एक कोविड सेंटर की तस्वीर तो हमने देख ली, बाकी राज्य के कोविड सेंटर्स में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या हाल है इन कोविड सेंटर, क्या वाकई में वहां पर मरीजों को सुविधाएं मिल पा रही हैं? बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा शुरुआती दौर जब क्वारंटाइन सेंटरों का था तो काफी बदहाल था और बड़ी संख्या में लोग वहां पर अपनी शिकायतें भी कर रहे थे, चाहे फिर वो प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से ग्राम प्रधानों को इसकी एक जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको उनको फंड भी रिलीज कराया गया था कि वो क्वारंटाइन सेंटर अपने घरों पर बनाकर लोगों जो प्रवासी आए हैं उनको व्यवस्थाएं करें। लेकिन जिस तरीके से जो मकान खाली पड़े थे वहां पर जो कोविड-19 सेंटर बनाए गए थे तो कहीं उनमें जंगली जानवर, कहीं सांप, कभी बिच्छू दिखते नजर आ रहे थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोग उससे हताश भी हो चुके थे और सरकार पर लगातार आरोप भी लगा रहे थे। लेकिन फिलहाल अब कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से जो कोविड-19 सेंटरों की जो सौगात सरकार ने दी है, चाहे फिर रायपुर क्षेत्र का स्टेडियम हो, यहाँ पर 400 से ज्यादा बेडों की संख्या वहां पर बढ़ा दी गई है और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं होती कोविड-19 सेंटरों को लेकर उनमें खास व्यवस्थाएं की हैं। फिलहाल अब कहा जा सकता है कोविड-19 सेंटरों को लेकर संजीदगी के साथ सरकार कार्य कर रही है और अच्छी कंडीशंस में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेडों की संख्या हो या फिर खाने पीने की व्यवस्थाएं हो, चाहे उपचार की व्यवस्था, तमाम तरह की व्यवस्थाएं अब सरकार द्वारा की गई हैं। जी और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हाल है प्रतीक पाठक? उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? टेस्टिंग को लेकर अभी क्या कुछ लग रहा है कि टेस्टिंग जो है अभी सही तरीके से हो रही है या अभी और भी टेस्टिंग को बढ़ाने की जरूरत है? पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं क्या कुछ कह रही हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर अगर टेस्टिंग की बात मैं करूं तो टेस्टिंग में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 5000 प्रतिदिन टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन अब इन टेस्टिंगों को और बढ़ाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रवासी पहुंचे थे वो तकरीबन 3 लाख के समथिंग के प्रवासी पहुंचे थे और अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम जन के लोग हैं, क्योंकि जहां पर अगर देखा जाए तो बाजार खुले हुए हैं और जो सोशल डिस्टेंस इसमें नहीं हो पाता, तो अब संख्या लगातार जो कोरोना की फैल रही, तो सरकार का कहना है कि अब 10,000 से ज्यादा हम कोविड-19 टेस्ट करेंगे। लेकिन सरकार के साथ साथ जो कांग्रेस
डॉक्टर्स का कहना है कि ये कोविड-19 से अगर जो टेस्ट पहले भी बढ़ा दिए जाते, अभी जो टेस्ट की क्षमताएं जो सरकार कह रही है कि 5,000 है, उससे भी कम देखने को मिल रही है। फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि अब टेस्टिंग बढ़ाएंगे, इसलिए ये कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से अगर देखा जाए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो डॉक्टर्स की तैनाती है वो तकरीबन अभी 1,000 से ज्यादा के डॉक्टर्स अभी तैनात हैं, जिसमें दुर्गम क्षेत्र हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो। देहरादून और हरिद्वार और उधम सिंह नगर में लगातार कोरोना के आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य कर्मी जो है उसमें वो भी कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो उनको सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए चाहे पीपीई किट हो, तमाम तरह की व्यवस्थाएं सरकार उनको भी कराती हुई दिख रही है। लेकिन सरकार के साथ अभी ये भी मुश्किल है कि जिस तरीके से जो कोरोना के मरीज बढ़े हैं उनमें उपचार की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता था कि जो कोरोना के मरीज हैं वहां पर कोविड-19 सेंटर में लोग लापरवाही बता रहे थे। तो अब सरकार उस संजीदगी के साथ काम कर रही है जिससे कहीं कोई लापरवाही होती ना दिखे। बिल्कुल प्रतीक, ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि अनलॉक जो लगाया गया है, अनलॉक की जो प्रक्रिया अब शुरू की गई है, क्या ये एक बड़ी वजह है कोरोना का ग्राफ बढ़ने के पीछे? और दूसरी बात, अब अनलॉक 4 के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जबकि लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या लग रहा है जो राज्य सरकार है वो अब लॉकडाउन लगा सकती है या कोई नया नियम लागू कर सकती है ताकि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके? क्योंकि कहीं ना कहीं गेंद जो है वो राज्य सरकारों के पाले में ही है। अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने हिसाब से नियम कायदे कानून लगा सकती हैं। बिल्कुल पल्लवी, लॉकडाउन 4.0 की केंद्र की गाइडलाइंस जो आई है जिसमें राज्य से कोई अलग राज्य में जो जाता है तो उसको किसी चीज का कोई मतलब रुकने की व्यवस्था है, मतलब कहा जा सकता है कोई एक तरह से जो परमिशन है वो नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी राज्य सरकारों ने उसको तय नहीं किया है। राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है जो भी अलग राज्य से जो भी लोग आते हैं तो उनका जो परमिशन है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनको कराना होगा। साथ ही जो कोविड-19 की रिपोर्ट है वो उनको दिखानी पड़ेगी। फिलहाल राज्य सरकार ने अभी ये कुछ तय नहीं किया कि अन्य राज्य से आने वाले लोगों को सीधे साफ तौर पर आने दिया जाएगा। अगर अन्य राज्यों की सीमाओं से अगर मैं बात करूं तो सीमा पे जुड़े हुए लोग जो टेस्टिंग के लिए जो अंदर आते हैं तो उनको साफ तौर पर चेकिंग करानी होगी या फिर गाड़ी की चेकिंग करा के साथ साथ जो कोविड-19 की रिपोर्ट है वो दिखानी होगी। फिलहाल और जो मार्केट की अगर मैं बात करूं, जो तमाम सारी जो व्यवस्थाएं कोविड-19 की जो गाइडलाइंस आई थी उसके बाद जो छूट दी गई थी, उस छूट के तहत कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही देखने को मिली है। आज मैं मार्केट की अगर बात करता हूं तो तकरीबन बड़ी संख्या में लोग भीड़ भाड़ से निकलते हैं, मास्क लेकर नहीं निकलते हैं, तो लापरवाही होती है जिसके चलते प्रशासन लगातार अब कार्रवाई भी करता जा रहा है। क्योंकि पुलिस प्रशासन जो मास्क नहीं लगाते हैं उन पर 500 रुपए का चालान भी लगातार किया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से अब सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों के अंदर लापरवाही, लोगों को समझना होगा कि कोविड-19 के चलते लोगों को खुद बचाव करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके तहत तो है ही, और साथ ही जो अपना बचाव है, क्योंकि अपना बचाव तभी करेंगे जब आप खुद बच पाएंगे। क्योंकि अगर प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जो लापरवाहियां देखने को मिलती हैं, लापरवाही की डॉक्टर्स की तैनाती जिस तरीके से देर से हुई है, तो अब वहां पर कोविड-19 के प्रकोप ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। उधम सिंह नगर सबसे ज्यादा इस मामले में है, तकरीबन अगर देखा जाए तो 1200-1300 लगभग अभी कोविड-19 के वहां पर मरीज देखने को मिले हैं। और जो कोविड-19 के जो सेंटर वहां पर बनाए गए हैं उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिसके चलते ये संक्रमण लगातार उत्तराखंड में फैलता जा रहा है। जी बिल्कुल प्रतीक, अब तो सरकार के नुमाइंदे ही कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से अब इसे देखें? क्या वाकई में आगे किसी तरह की कोई प्रक्रिया अनलॉक की जाएगी? क्या अभी स्कूल कॉलेज खोले जाने संभव हैं, या फिर आवागमन के लिए किसी तरह की ट्रेनों की व्यवस्था भी हो पाएगी? कुछ भी ऐसा जो अभी अलग देखने को मिल सकता है राज्य में? बिल्कुल पल्लवी, कोविड-19 की जो गाइडलाइंस 4.0 की जो अनलॉक 4 की जो गाइडलाइंस है उसके तहत अभी केंद्र सरकार की सिर्फ गाइडलाइंस आई है। इस पे अभी राज्य सरकार को तय करना है कि कितनी छूट वो देने वाली है, क्या कुछ खुलने वाले हैं, स्कूल खुलेंगे कि कॉलेज खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। फिलहाल अभी इसकी कोई जानकारी सामने नजर आती हुई नहीं दिखी, लेकिन जल्द से जल्द ये गाइडलाइंस तय की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से बंशीधर भगत जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो अभी क्वारंटीन में है, और फिलहाल जो मुख्यमंत्री खुद सेल्फ क्वारंटाइन हो गए थे, जिसके बाद कल उन्होंने एक देर शाम एक बैठक भी की है। जो कहा जा सकता है कि 2021 का जो कुंभ है उसको लेकर, तैयारियों को लेकर तमाम सारे साधु संतों के साथ एक बैठक की गई है। फिलहाल इसके बाद अभी गाइडलाइंस का तय करना बाकी है। तमाम संगठन के पदाधिकारी और कैबिनेट की बैठकें जो लगातार होंगी उसके बाद कुछ तय किया जा सकता है कि क्या कुछ गाइडलाइंस प्रदेश में होने वाली है। जी बिल्कुल प्रतीक, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर देखें तो वाकई में अभी लॉकडाउन की जरूरत महसूस हो रही है या नहीं?
बिल्कुल पल्लवी, ये सरकार को सोचना होगा कि जो 18,000 से ज्यादा के मरीज अब संक्रमण फैल चुका है, और ऐसे में जो देहरादून हुआ या हरिद्वार हुआ या उधम सिंह नगर हुआ, सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। ऐसे में सरकार को सोचना होगा कि किस तरीके से, अगर वो एहतियात के तौर पर, क्योंकि पिछले दिनों की मैं अगर बात करूं, शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की प्रक्रिया पूरी लागू की जाती थी, पूरे दिन लॉकडाउन रहता था, जिसके बाद उसमें छूट दी गई, क्योंकि व्यापारियों का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से उनकी आर्थिक स्थितियां खराब हो रही है, ऐसे में सरकार को छूट देनी चाहिए थी। तो जिसके चलते शनिवार और रविवार को भी सरकार ने छूट दी है। अब जिस तरीके से मरीज जो बढ़ रहे हैं, अब ऐसे में सरकार क्या कुछ प्लानिंग करती है और क्या कुछ सोचती है। कांग्रेस का भी आरोप है कि पहले से ही अगर लॉकडाउन इस तरीके से टाइट किया जाता होता तो इतनी बड़ी संख्या में मरीज नहीं फैलते। अब सरकार तय करेगी कि कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें आगे तय किया जाएगा कि कोविड-19 की क्या कुछ गाइडलाइंस होने वाली है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत अब वो किस तरीके से उसको फॉलो करेगी। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ये सरकार अब अगर लॉकडाउन लगाती है तो क्या कुछ इसमें मानक रहने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप पाठक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में हम आपको बता दें कि कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम ये है कि अब राज्य में कोरोना के केस 18,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। राज्य में एक तरफ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 दिन के लिए क्वारंटीन में चले गए हैं, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लिहाजा अब राजनेताओं में भी कोरोना का कहर जारी है। उत्तराखंड में तकरीबन एक दिन में 400 से 500 मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ उपचार में जुटा हुआ है। और चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ओर। छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं रायपुर में खारून नदी और कोल्हान नाला उफान पर होने से पुल पर पानी भर गया है। इसके कारण बलौदा बाजार रायपुर सहित कई जिलों के बीच आवागमन बंद है। कवर्धा में नेशनल हाईवे पर पानी भरने के कारण रायपुर जबलपुर मार्ग बंद हो चुका है। बता दें कि भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। बारिश के पहले तैयारी को लेकर किए गए दावों की पोल खुल गई है। स्मार्ट सिटी रायपुर की सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं। नदी नाले और तालाब फुल हो चुके हैं और पानी लोगों के घरों में भर रहा है। कई क्षेत्रों में बारिश से लोगों के मकान भी गिर गए। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कई लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। प्रशासन से ये लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोगों के घरों में इस समय पानी घुस गया है और लोग अपना सामान बामुश्किल ही बचा पा रहे हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भर चुका है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं पानी जल जमाव हो गया है। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बलौदा बाजार रायपुर सहित कई जिलों के बीच आवागमन बंद है। कवर्धा में नेशनल हाईवे पर पानी भरने के कारण रायपुर जबलपुर मार्ग बंद हो गया है। बता दें कि भारी बारिश के कारण अब हालात बिगड़ गए हैं। बारिश के पहले तैयारियों को लेकर किए गए दावों की पोल खुल चुकी है। स्मार्ट सिटी रायपुर की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नदी नाले और तालाब अब पूरी तरह से फुल हो गए हैं और पानी लोगों के घरों में भर रहा है। कई क्षेत्रों में बारिश से लोगों के मकान भी गिर गए। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। कई लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, जो कि प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां 2 दिन से झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश का असर यह है कि नदी नाले इस समय उफान पर हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोग बहुत मुश्किल से अपने सामानों को बचा पा रहे हैं। ऊपर अलमारियों में सामान रखा जा रहा है। कई लोगों का सामान पानी भरने के कारण काफ़ी खराब भी हो चुका है। 2 दिन से लगातार झमाझम बारिश का जो ये दौर है वो जारी है। रायपुर में खारून नदी और कोल्हान नाला उफान पर होने से पुल पर पानी भर गया। इसके कारण बलौदा बाजार रायपुर सहित कई जिलों के बीच आवागमन बंद है। कवर्धा में नेशनल हाईवे पर पानी भरने के कारण रायपुर जबलपुर मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। बता दें कि भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। बारिश के पहले तैयारी को लेकर किए गए दावों की पोल भी यहां पर खुलती हुई नजर आ रही है। स्मार्ट सिटी रायपुर की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। नदी नाले और तालाब अब पूरी तरह से भर चुके हैं, उफान पर हैं और पानी लोगों के घरों में अब भर रहा है। कई क्षेत्रों में बारिश से लोगों के मकान भी गिर गए। चारों तरफ हाहाकार इस समय मचा हुआ है। कई लोगों के पास रहने के लिए अब घर नहीं है, जो कि प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं पानी किस तरह भरा हुआ है और भारी बारिश के चलते एक मकान जो है गिर गया भर भरा कर। उसकी तस्वीरें एएनबी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है।
इसके अलावा पुल पर पानी भर चुका है, नदी नाले इस समय उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते ये हालात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इस समय बने हुए हैं। लोगों के घरों में पानी पूरी तरह से घुस चुका है। बड़ी मुश्किल से लोग अपने सामान, घर के सामान को बचा पा रहे हैं। वहीं जिन लोगों के पास अब रहने के लिए घर नहीं बचा, वे प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से उनकी मदद की जाए, चाहे आर्थिक रूप से या फिर उन्हें रहने के लिए कोई जगह दी जाए, क्योंकि कई ऐसे मकान हैं जो बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, गिर चुके हैं, या फिर लोग जो झोपड़पट्टी में जो लोग रहते थे वो उनका पूरा जो झोपड़ियां हैं वो बह चुकी हैं भारी बारिश के चलते। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया और इस वजह से कई लोगों के सामान को भी नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर का ये नज़ारा इस समय आप देख रहे हैं, ये दृश्य। रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। इसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं रायपुर में खारून नदी और कोल्हान नाला उफान पर होने से पुल पर पानी भर चुका है। इसके कारण बलौदाबाजार, रायपुर सहित कई जिलों के बीच आवागमन बंद है। कवर्धा में नेशनल हाईवे पर पानी भरने के कारण रायपुर जबलपुर मार्ग बंद हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर लाइव इस समय जुड़े हुए हैं। पवन, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के हाल इस समय बेहाल नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव हो चुका है। जी बिल्कुल, हाँ, आपको बताते हैं जिस तरह से छत्तीसगढ़ पे लगातार जो 75 घंटे से बारिश हो रही थी, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के तमाम नदी और नाले उफान पे हैं। कई के राजमार्ग बंद हो चुके हैं। रायपुर से के जो कोल्हान नाला है वो उफान पे है। कवर्धा से जबलपुर जाने वाला मार्ग बंद है। अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो जिला प्रशासन और रायपुर स्मार्ट सिटी ने जो घोषणाएं की थी कि इस बार बारिश में शहर पे पानी नहीं भरेगा, तमाम दावे की पुल खोलता हुआ है कि रायपुर के जो राजधानी पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, उस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है, लोग है। और पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो 12,000 के आसपास मकान ढह चुके हैं और लगभग 5,000 के आसपास लोग बेघर हो चुके हैं, जो शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। बिल्कुल, और इनके लिए व्यवस्था क्या की जा रही है पवन, ये भी जानकारी चाहूंगी। जिनके घर बह गए हैं या भरभरा कर गिर चुके हैं, क्या प्रशासन के द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था की जा रही है? जी अगर बात की जाए तो जो जिला प्रशासन वो अपने स्तर पे लगा हुआ है, लोगों को भवनों पे ठहराने जा रहा है और जो वहां लगाए जा रहे मलबे को हटाने का काम अब शुरू हो चुका है लगातार। लेकिन जो अगर राजधानी रायपुर की बात किया जाए, जो रायपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट है, अब सिर्फ बाढ़ आपदा के नाम से करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। और लगातार शहर की अगर बात की जाए तो शहर पे जो नदी नाले हैं, यहाँ की जो सबसे ज्यादा निचली बस्तियां वो जल भराव पे आ चुके हैं। पवन, बताया जा रहा है कि रायपुर जबलपुर मार्ग भी पूरी तरह से बंद हो चुका है क्योंकि वहां पानी भर गया है। जो नेशनल हाईवे है, जब कवर्धा से जो जबलपुर जाने वाला, उस नेशनल हाईवे पे बाढ़ के कारण जो पानी भरा हुआ है, तो भैया 3 दिन से वो रास्ते बंद है। और जो आवाजाही का जो सबसे मेन है जबलपुर से रायपुर मार्ग, वो भी 3 दिनों से बंद है वो रास्ते अभी भी। ऐसे में स्मार्ट सिटी रायपुर की सड़कें जब तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा है? क्या पानी निकासी की कोई व्यवस्था की जा रही है? और अभी अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाए तो वहां अभी एम्बुलेंस तक को जाने के लिए किसी तरह का रास्ता नहीं है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने अभी अपनी जिम्मेदारी ली है या नहीं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार प्रशासन अपने लेवल पे लग चुका है, लेकिन जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी पूरे तरीके से इस मामले में फेल नजर आया है। क्योंकि जो शहर के हृदय स्थल पे बोला जाए, नरसर तालाब, जो नरसर तालाब से जो मेन रास्ता है, जो सिद्धार्थ चौक और पुलिस लाइन के बीच का रास्ता जो पड़ता है, वो रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जिसका और तीनों महापौर, रायपुर महापौर ने ये कहा था कि जिस क्षेत्र में भी पानी भरेगा वहां के जोन कमिश्नर पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक सफेद हाथी साबित हुआ है। अभी तक किसी भी अधिकारी पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
ये कहा जाए रायपुर स्मार्ट सिटी और रायपुर नगर निगम इस पूरे मामले पे पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। पवन, ये भी जानकारी चाहेंगे कि अभी तक कितने लोगों के मकान वहां पर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं? अगर रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में 25 से 30 मकान जो है पुलिस हाउसिंग बोर्ड और अन्य बस्तियों पे हुआ है। कि पूरे छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो 10 से 12 हजार मकान गए हैं पूरे छत्तीसगढ़ पे बारिश में। बिल्कुल। पूरी अब तरीके से जिनके जिला मकान प्रशासन, राज्य सरकार क्षतिग्रस्त तो हो गए हैं पवन, वो लोग कहाँ पर रह रहे हैं? क्या किसी तरह की व्यवस्था की गई है कि उन्हें किसी शेल्टर होम में ठहराया गया हो? किसी तरह की कोई भी व्यवस्था? जी बिल्कुल, हमको बता दें जिनके मकान ढह गए थे उनको सामुदायिक भवन पे कराया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि अधिकतर जगह के सामुदायिक भवन को कोविड-19 सेंटर में तब्दील कर दिया गया था, इसलिए लोगों को भी ठहराने की अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है पूरे प्रदेश भर पे। और खाने पीने के लिए क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है पवन? जी, जो उनके भीग चुके राशन थे उन्हीं को बना के खाने के लिए मजबूरन है। शासन की तरफ से अभी तक ऐसा कोई अहम पहल नहीं की गई है। ये अभी तक इस मामले में कोई समाजसेवी संगठन सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन से मदद की गुहार तो लगाई जा रही है, लेकिन प्रशासन समय पर पहुंच ही नहीं पा रहा मदद के लिए। जी, बिल्कुल, आपको बता दें कि जो हाल ही में कल की बात है, कवर्धा में भी एक मरीज की तबीयत खराब हो गई थी, जिसे कवर्धा से रायपुर रिफर किया जा रहा था, लेकिन आलम ये देखने को मिला है कि उसे कंधे पे उठा के लाने को मजबूरन थी। ना वहाँ 112 पहुंच पाई, ना 108 एम्बुलेंस वहां पहुंच पाई थी। मजबूरन लोगों को अपने जवाबदारी पे लोगों को निकलना पड़ रहा है, अपनी जान को थीम में डालना पड़ रहा है। मौसम विभाग का क्या कहना है पवन, और कितने दिन तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है? बारिश के लिए क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? मौसम विभाग ने अभी भी 48 घंटे की चेतावनी देकर रखा है। रायपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कवर्धा और रायगढ़ को रेड अलर्ट घोषित करके रखा गया अभी भी। बिल्कुल, जब मौसम विभाग की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी कर दी जाती है पवन, तो क्या इसे स्थानीय प्रशासन की लापरवाही कहें कि समय रहते माकूल इंतजामात नहीं किए जाते? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरी तरह से जिला प्रशासन और जो राहत आपदा मोर्चा है ये पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। क्योंकि विधानसभा के आखिरी दिन देखने को मिला, जब कई क्षेत्रों में पानी भर गए थे, तो मुख्यमंत्री को स्वयं विधानसभा से वापसी आकर एक आपात बैठक बुलानी पड़ी थी। मतलब कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर एक काला धब्बा लगाता हुआ नजर आता है कि सीएम को एक आपात बैठक बुलाना पड़ जाता है शहर पे जब पानी भरता है तो। बिल्कुल पवन, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या किसी तरह की कोई जनहानि की अभी सूचना मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जनहानि हुई है, लेकिन अभी इसका एक आंकड़ा निकल के नहीं आ पाया कि कितनी अभी जनहानि हुई है, क्योंकि कई बस्तियां ऐसा है कि कई लोग बह चुके हैं, तो अभी जिला प्रशासन उनकी जानकारी जुटाने पे लगा हुआ है। ये भी जानकारी चाहेंगे कि नुकसान का क्या कुछ आकलन किया जा रहा है? कितने ऐसे किसान हैं जिनकी फसलें अभी तक बर्बाद हो चुकी हैं? बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कुछ नुकसान हुआ है पवन? पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, अगर पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो कम से कम 5,000 से ज्यादा किसान है जो इस बार की बारिश में उनको काफी नुकसान हुआ है। कम से कम 100 से 150 एकड़ जो खेत हैं किसानों के अलग अलग क्षेत्रों में, वो उन क्षेत्रों में पानी भर चुका है और पूरी फसल जो है बर्बाद हो गई। बारिश अभी भी होती है तो ये माना जाए कि उनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी इस साल की। बिल्कुल और पवन, किसानों को काफी नुकसान होना। बिजली विभाग को कितना नुकसान इस बार की इतनी तेज बारिश में? जी, बिजली विभाग को काफी नुकसान हुआ है। कम से कम ये माना जाए कि 70 से 80 करोड़ का नुकसान इस बार बिजली विभाग को भी हो रहा है, क्योंकि कई जगहों पे होर्डिंग के कारण जो होर्डिंग गिरे हैं उसके कारण से बिजली विभाग को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, और अभी कितने इलाकों में बिजली आ पा रही है पवन, ये भी जानकारी चाहेंगे। अगर बात की जाए तो जो दूरांचल नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, सबसे ज्यादा बिजली से ये प्रभावित क्षेत्र है। अभी विगत 48 घंटे से अधिक समय हो गया जहां अभी भी बिजली बंद है, तो लगातार उन जगहों से भी लगातार ये बातें सामने आ रही निकल के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन ठाकुर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ये हाल है, तो पूरे प्रदेश के क्या कुछ हाल होंगे इसका अंदाजा लगाना काफी सहज है। आपको बता दें कि रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में इस समय बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में जल जमाव हो चुका है, नदी नाले इस समय उफान पर हैं। रायपुर की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कई ऐसे मकान हैं जो भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और राजधानी लाइव में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।